क्यूज नंबर 60 से आज हम स्टार्ट करेंगे। कल वाले क्लास में हमने लाइन मैनेजमेंट और स्टाफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर लिया था। लाइन मैनेजमेंट के बारे में मैंने आप स्टूडेंट्स को ये बताया था कि लाइन मैनेजमेंट असल में हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपार्टमेंट होती है जहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ उस प्रोडक्ट्स को बनाए जाते हैं। मतलब प्रैक्टिकल काम जो है वो लाइन मैनेजमेंट के ज़रिए की जाती है। इसी तरह से स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में भी मैंने आप स्टूडेंट्स को ये बताया था कि स्टाफ मैनेजमेंट ये लाइन मैनेजमेंट को क्या कर रही होती है, लाइन मैनेजमेंट को ये सपोर्ट दे रही होती है। मतलब फाइनेंशियली उसको क्या कर रही होती है, सपोर्ट दे रही होती है। इसी तरह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उसकी सपोर्ट देती है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ होती है, एम्प्लॉयज़ की जो अवेलेबिलिटी है एम्प्लॉयज़ की, वो जो है पूरा करती है, ठीक है। और इसी तरह से जो एडवर्टाइजमेंट है प्रोडक्ट्स की, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सारी चीज़ें जो है स्टाफ मैनेजमेंट करती है, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 60 हमारे साथ है जिसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ मैनेजमेंट। मंदरजा झेल में से स्टाफ मैनेजमेंट की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, तो वो क्या है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है जिसमें कहते हैं कि प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड सपोर्ट टू लाइन मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको कहा, ठीक है। तो ये कल हमने डिस्कस किया था, इसलिए इसको डिटेल से अब हम नहीं करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 61 में कहते हैं कि एमसीक्यूज नंबर 61 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट। तो इस डिफरेंस के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया कि लाइन मैनेजमेंट और स्टाफ मैनेजमेंट में क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि साफ आपको दिखाई दे। सो लाइन मैनेजमेंट एंड स्टाफ मैनेजमेंट में डिफरेंस ये है कि लाइन मैनेजर हैव मोर अथॉरिटी देन स्टाफ मैनेजमेंट। लाइन मैनेजर्स के साथ जो अथॉरिटी होती है वो स्टाफ मैनेजर्स के बनस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि लाइन मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। तो इस वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है कि काम को किस तरह से हमने आगे प्रोसीड करना है, जो गोल्स है उसको हमने किस तरीके से परफॉर्म करने हैं, जो प्लानिंग हमने की होती है किस तरीके से उस पर हम अमल करें कि हमारे जो गोल्स है वो अचीव हो जाए। तो इस वजह से जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है, वो स्टाफ मैनेजर्स की बनस्बत ज़्यादा होती है। एमसीक्यू 62 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टाफ मैनेजर्स रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ मैनेजर का रोल होता है तो उसकी कोई एग्जांपल जो है वो यहाँ पर मेंशन करे, ठीक है, मंदरजा झेल ऑप्शन में कि स्टाफ मैनेजर्स क्या रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑप्शन बी को अगर देखें तो इसमें कहता है डेवलपिंग द कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जो स्टाफ मैनेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती है तो उसके लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, स्ट्रेटजीज से मुराद जो डिफरेंट प्रोसेस तरीके होते हैं, ठीक है, मेथड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं जिसके ज़रिए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए। तो ये एक रोल है स्टाफ मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये माइक काइंडली अपने ऑफ कर दे ताकि शोर जो है वो ना हो, ठीक है। एमसीक्यू 63 की तरफ आ जाते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन मैनेजर्स रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में लाइन मैनेजर्स का क्या किरदार होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन डी है विच इज इंश्योरिंग दैट द कंपनी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस एफिशिएंटली, ठीक है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि लाइन मैनेजर्स का जो बुनियादी फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, वो ज़्यादा जो फोकस देते हैं वो प्रैक्टिकल काम को देते हैं, ठीक है। तो लाइन मैनेजर्स क्या करते हैं, लाइन मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो काम हो रही होती है तो उसको इंश्योर कराती है कि आया जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सही तरीके से बन रहे हैं या नहीं, आया एफिशिएंटली उस पर काम हो रहा है या नहीं। तो ये फंक्शन है किसका, ये फंक्शन है हमारे साथ लाइन मैनेजर्स का, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। एमसीक्यू 64 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ स्टाफ मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजमेंट का कोई नुकसान हमें बताए, कोई डिसएडवांटेज हमें बताए।
तो स्टाफ मैनेजर्स हैव लिमिटेड अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाले एमसीक्यूज में हमने डिस्कस कर दिया था कि लाइन मैनेजर्स के साथ जो अथॉरिटीज होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है स्टाफ मैनेजर्स के बनिस्बत, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है स्टाफ मैनेजर्स की, ठीक है। एमसीक्यू 65, देखिए हमने एक एमसीक्यूज को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। उस एक एमसीक्यूज को डिटेल के साथ डिस्कस करने की वजह से हमने तकरीबन 4 एमसीक्यूज को आसानी से इसको हल कर लिए हैं, ठीक है। तो यूनिट वाइज एमसीक्यूज को समझने का और इसको डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक एमसीक्यूज को सही तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आप उस एक एमसीक्यू से रिलेटेड आप फिर 5-6 एमसीक्यूज को जो है आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लाइन मैनेजमेंट। लाइन मैनेजमेंट का फायदा क्या होता है, ठीक है। सो लाइन मैनेजर हैव मोर अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वही ऑप्शन एक एमसीक्यू से जो है तकरीबन 5 एमसीक्यू जो है यहाँ पर मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। MCQ 66, which of the following is a disadvantage of line management? लाइन मैनेजमेंट जो होती है या लाइन मैनेजर्स जो होते हैं तो उनको क्या डिसएडवांटेज होती है, ठीक है, इन लाइन मैनेजमेंट की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें लाइन मैनेजर हैव लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका ये है कि हमारे साथ जो लाइन मैनेजर्स होते हैं तो उनके पास ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो पर्सपेक्टिव होती है, पर्सपेक्टिव से मुराद उनके पास जो आइडियाज़ होती है वो लिमिटेड होती है। उनको सिर्फ जो तैयार प्लान है उसको वो दिया गया होता है, ठीक है, और उन्होंने उस प्लानिंग पर जो है प्रैक्टिकल अमल करना होता है। बाकी उनको कुछ पता नहीं होता कि इस प्लानिंग के पीछे क्या सोच थी, ठीक है, ये प्लानिंग जो है ये किस वजह से की गई थी, इसके बारे में उनको किसी किस्म का आइडिया नहीं होता। तो ये जो है हमारे साथ एक डिसएडवांटेज है लाइन मैनेजर्स की, ठीक है, कि उनको जो है जो काम वो कर रहे होते हैं तो उसके पीछे उनको जो है पता नहीं होता कि ये काम जो है हम किस वजह से कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। ये लोग जो है सिर्फ इनको जो ऑर्डर्स मिले हुए होते हैं, जो प्लानिंग चार्ट इनको मिली हुई होती है, तो वो उस प्लानिंग चार्ट पर जो है प्रैक्टिकल अमल करके प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। MCQ 67, which of the following is an example of staff specialist role in the organization? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या किरदार होता है उसके हवाले से एक एग्जांपल यहाँ पर मेंशन करें। तो जो स्टाफ स्पेशलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं? डेवलपिंग द कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। कंपनी के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, जो मेथड है कि हम किस तरह से अपनी कंपनी को जो है इसको आगे प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी कंपनी को जो है दूसरे कंपनियों के बनिस्बत जो है आगे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं, तो वो कौन करते हैं? वो स्टाफ स्पेशलिस्ट जो स्टाफ मैनेजर्स होते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। MCQ 68, which of the following is an example of line manager authority in the organization? तो लाइन मैनेजर की जो अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो ये होती है कि हायरिंग एंड फायरिंग एम्प्लॉयज। ज़ाहिरी बात है इनका काम ये होता है कि प्रैक्टिकल काम इन्होंने करना होता है। तो प्रैक्टिकल काम अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो सही तरीके से नहीं करता तो ज़ाहिरी बात है उनको जो है फिर फायर ही करना पड़ेगा, ठीक है, और उनकी जगह दूसरे एम्प्लॉयज़ को जो है फिर हायर करना होगा। और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए जो है फिर ज़ाहिर बात है दूसरे एम्प्लॉयज़ को हायर करना होगा। तो लाइन मैनेजर के पास जो अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो ये होती है कि ये अपने जो ऑब्जेक्टिव के मुताबिक अगर एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते, ठीक है, वो रोल प्ले नहीं करते, तो उनको फायर भी कर सकते हैं और उनकी जगह दूसरों को हायर भी कर सकते हैं, ठीक है। काइंडली ये अपनी माइक जो है ये म्यूट कर दे ताकि शोर ना हो, ठीक है। MCQ 69, ठीक है मैं कर देता हूँ। ये ओके,
तो MCQ 69 है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ मैनेजर। स्टाफ मैनेजर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये क्या करते हैं, प्रोवाइड एडवाइस एंड सपोर्ट टू लाइन मैनेजर। ठीक है, तो ये हमारे साथ MCQ 69 में है कि ये क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं और सपोर्ट देते हैं किन को, लाइन मैनेजर्स को, कि किस तरह से आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, MCQs नंबर 70 है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन मैनेजर। ये लाइन मैनेजर और जो स्टाफ मैनेजर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, तो इस वजह से मैंने लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर के हवाले से MCQs 10-15 MCQs बनाए हैं, ताकि आप जो है हर तरीके से इस टॉपिक के हवाले से जो है तैयार हो और आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो। ठीक है, तो इस वजह से मैंने MCQs ज़्यादा बनाए हैं इन दो टॉपिक से रिलेटेड। MCQ 70 में कहते हैं कि जो लाइन मैनेजर्स होते हैं तो इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी यही होती है कि ये क्या करते हैं, इंश्योरिंग दैट द कंपनी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस एफिशिएंटली। इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एफिशिएंटली, वो ठीक तरीके से जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो इस बात की यकीन दहानी किसकी जिम्मेदारी होती है, लाइन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, और वो फिर अपने जो ऊपर मैनेजर्स होते हैं उनको रिपोर्ट देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो फंक्शन होते हैं उसके हवाले से। ठीक है, MCQ 71, which of the following is not a level of management in an organization। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 में। मेरे ख्याल में 7वें के 8वें नंबर पर ये एक हमारे साथ टॉपिक है, टाइप ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, तो हमारे साथ 3 किस्म के मैनेजर होते हैं, जिसमें एक हमारे साथ टॉप मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे साथ मिडल लेवल मैनेजर्स होते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो है टर्शरी लेवल मैनेजर्स होते हैं या लो लेवल मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल या टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं ये असल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी सिस्टम के जो CEO होते हैं, ठीक है, या जो मिसाल के तौर पर आपके कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल होते हैं या वाइस प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, तो ये आपके इंस्टीट्यूट के क्या हो गए, ये टॉप मैनेजर्स हो गए। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी भी किस्म के डिसीजन को लेने के लिए अपने अंडर काम करने वाले लोगों से मशवरा नहीं करते, बल्कि ये खुद ही जो है एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, एक प्लान जो है वो तरकीब देते हैं और एक ऑर्डर जो है जारी करते हैं, और उसको फिर अपने अंडर जो मैनेजर्स होते हैं, मतलब जो सेकेंडरी लेवल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, या मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, और जो लो लेवल मैनेजर्स होते हैं, तो उनको मिडिल लेवल मैनेजर्स को ये फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम ये होता है कि वो उस प्लान को, उस पॉलिसी को क्या करते हैं, फिर लो लेवल मैनेजर के पास सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं, और लो लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, फिर उसको फिर अपने अंडर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पर उसको लागू कर देते हैं, और इस बात की यकीन दहानी वो इंश्योरिटी जो है वो देते हैं टॉप मैनेजर और मिडिल लेवल मैनेजर को कि आपके जो ऑर्डर्स है उस पर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में इससे 2 या 1 MCQ जो है आ सकता है, तो इसलिए इसको गौर से सुने। MCQ 71 में कहता है कि which of the following is not a level of management in organization। तो कहते हैं कि हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, तो मंदर झेल में से कौन सा जो है वो हमारे साथ लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आती। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी मैंने आपको बताया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी मैंने आपको बताया, जो ऑपरेशनल लेवल है तो ये जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया कि वो फिर एम्प्लॉयज़ पर अप्लाई करते हैं और उसको प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होती है, जबकि लो लेवल मैनेजमेंट जो है ये हमारे साथ लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आती। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, MCQ 71 में कहता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो टॉप लेवल वाले मैनेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिर्फ जो आइडियाज़ होते हैं, जो प्लानिंग होती है, जो पॉलिसीज़ होती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको तरकीब देते हैं
और उस पर अमल करने के लिए फिर उन पॉलिसीज़ को अपने अंडर जो मिडिल लेवल और जो ऑपरेशन लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मुख्तलिफ किस्म के जो फैसले करने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। एमसीक्यू 72 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमारे साथ मंदरजा झेल होती है, लेकिन वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मिडिल लेवल के मैनेजमेंट में नहीं आती। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी है, मेकिंग डिसीजन अबाउट हायरिंग एंड फायरिंग एम्प्लॉयज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं होती कि वो क्या करे, वो फैसला करे कि हमने किसको हायर करना है और किसको हमने फायर करना है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अथॉरिटी जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं होती। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको एग्जाम में। MCQ 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट की हमारे साथ कौन सी एग्जाम्पल है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होती है ये क्या करते हैं, इनको ऊपर से जो ऑर्डर मिले हुए होते हैं तो उस ऑर्डर्स को ये अपने अंडर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर जो हमारे साथ कॉलेजेस, जो इंस्टीट्यूट में जो कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो कोऑर्डिनेटर्स को क्या मिलता है? कोऑर्डिनेटर्स को ऊपर से ऑर्डर मिलता है और वो उसी ऑर्डर्स को जो है अपने अंडर जो टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ होती है, तो उन पर अप्लाई करते हैं और अपने जो टीचर्स होते हैं उनको उन ऑर्डर्स के मुताबिक काम करने के लिए कहते हैं और उनको मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, इसकी हमारे साथ एग्जांपल ऑप्शन सी देखिए कि मॉनिटरिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। ये लोग क्या करते हैं? ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं ये अपने अंडर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं और इसके साथ साथ उसके हवाले से फीडबैक जो है अपने से ऊपर के जो टॉप लेवल मैनेजर और मिडिल लेवल मैनेजर है उनको रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, MCQ 74। इसी तरह से यहाँ पर मेरे माइंड में एक दूसरा एमसीक्यूज भी आ रहा है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। आपके एग्जाम में आपसे ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि हमारे साथ जो प्रॉपर चेन है ऑर्डर का, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है, वो बताएं। तो सबसे पहले जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ प्लानिंग करते हैं, मुख्तलिफ डिसीजन करते हैं, जिसको वो क्या करते हैं, वो एक शेप देकर उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसको देखती है, ठीक है, उसको चेक करती है, उसको चेक करने के बाद फिर क्या करती है? आगे फॉरवर्ड करती है जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है उनको। ठीक है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट फिर उसको अपने अंडर जो एम्प्लॉयज़ है उस पर अप्लाई करती है, उसके मुताबिक जो है अपने एम्प्लॉयज़ से काम लेती है और इस दौरान वो फिर अपने एम्प्लॉयज़ को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और जो रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया होता है ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए, तो उस रिकॉर्ड को वो दोबारा से क्या करते हैं? अपने जो मिडिल लेवल मैनेजर है उसको सेंड कर देते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स उसको क्या करते हैं? उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद वो फिर मज़ीद उसको देखने के लिए जो है अपने जो टॉप लेवल मैनेजर है उनके पास सेंड कर देते हैं। तो ये एक प्रॉपर चेन होता है, ठीक है, रिपोर्ट के इंफॉर्मेशन के बेचने का, ट्रांसफ़र होने। MCQs नंबर 74। MCQs नंबर 74 में कहता है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डे टू डे ऑपरेशन से मुराद ये है कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के जो डेली एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको सर अंजाम देने के लिए कौन से लेवल के मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके एग्जाम में आपको ऐसे एमसीक्यूज भी आएंगे जिसके स्टेटमेंट में ही आपके लिए जो है आंसर मौजूद होंगे, लेकिन ऐसे एमसीक्यूज को आप तभी कर सकते हैं जब आप एक्टिवली बैठे हो, एक्टिवली एमसीक्यूज को रीड आउट कर रहे हो और उसको जो है थोड़ा बहुत समझ रहे हो।
जैसे कि MCQ 74 में देखिए, MCQ 74 में आपसे पूछते हैं कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन वर्ड जो है यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, इस आप जो है ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वर्ड मिल गया तो आपने समझ जाना है कि यही ऑप्शन जो है ये क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे साथ क्या है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो आपने ऑपरेशनल मैनेजमेंट को मार्क कर देना है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यू जो है आपको मिलेंगे। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जब आप एमसीक्यूज को हल करने के लिए बैठे तो सबसे पहले आपके पास टोटल 90 मिनट्स होते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास टोटल 90 मिनट होते हैं। उन 90 मिनट्स में आपने सिर्फ 30 मिनट्स जो है वो निकाल देने हैं, किसके लिए, पेपर को रीड आउट करने के लिए, ठीक है। 30 मिनट्स में आपने क्या करना होगा, पेपर को मुकम्मल 70 एमसीक्यूज को आपने रीड आउट करने होंगे, ठीक है। और इस रीडिंग के दौरान जो एमसीक्यूज आपको बिल्कुल 100% आप उसको उस पर श्योर हो कि हाँ इसका ऑप्शन जो है मेरे साथ ये आता है, तो उसको आपने पेंसिल के साथ मार्क कर देना है क्वेश्चन शीट पर, ठीक है। फिर उसको मार्क करने के बाद जब आप रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। 30 मिनट्स के अंदर अगर आप एक बार रीड आउट करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप करेंगे तो उतने ही ज़्यादा आपके साथ चांसेस होंगे कि आप सही से ऑप्शंस को जो है मार्क करें और अंडरस्टैंड उसको समझ करके उसको जो है आप मार्क करें, ठीक है। तो कंफर्म ऑप्शंस को आपने मार्क कर लिए, फिर आपका पास जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो है डाउट वाले क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे एमसीक्यूज आएंगे जो कि आपने पढ़े होंगे लेकिन आपको उस पर थोड़ा सा शक होगा। आप कहेंगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने फिर आपको एक तरीका कल बताया था कि आपने क्या करना होगा, आपने दो ऑप्शंस को मुकम्मल तौर पर क्या करने होंगे, किक आउट करने होंगे, उसको मुकम्मल तौर पर स्किप करने होंगे, ठीक है। और वो दो ऑप्शंस वो वाले होंगे जिसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर यकीन हो कि ये ऑप्शन तो नहीं आ सकते, ठीक है। तो उन दोनों ऑप्शन को आपने बाहर निकाल देना है, आपके पास रह जाते हैं दो ऑप्शन, ठीक है। तो उन दो ऑप्शन में फिर आपके पास 50-50% चांसेस होते हैं कि अगर आपने एक को मार्क किया तो 50% चांसेस है कि आपने जो मार्किंग की है वो ठीक है, और 50% आपके पास चांसेस होंगे कि वो ठीक नहीं है, ठीक है। और तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था तो वो ये बताया था कि आप लोगों ने जो है तौके जो है सबसे लास्ट में तौके जो है आपने लगाने हैं कि आपको बिल्कुल आइडिया ना हो, नहीं हो कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आता है, तो उसको फिर आपने जो है तौके के साथ जो है मार्क कर देना है। लेकिन याद रखिए अगर आपको एमसीक्यूज नहीं भी आते हो तो आपने फिर भी आंसर शीट को जो है उसको फिल करना ही करना है, ठीक है। उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि तौके से आपने जितने भी एमसीक्यूज मार्क किए हो सकता है कि वो सारे ठीक हो जाए, हो सकता है कि 10 में से आपके 2 एमसीक्यूज ठीक हो जाए, 5 एमसीक्यूज ठीक हो जाए, ठीक है। या हो सकता है कि एक भी एमसीक्यूज ठीक ना हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम होता है कि तौके से आपने जो ऑप्शन मार्क किए हो उसमें एक भी ठीक ना हो। और लाजमी तौर पर जो है तौके से जो आपने एमसीक्यूज मार्क किए होते हैं तो उसमें लाजमी तौर पर 2 या 3 जो है वो करेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 75 की तरफ। कहते हैं कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्ट में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इसमें हमारे साथ आती है, ठीक है, ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 76 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 76 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजर्स का जो जिम्मेदारियां होती है वो तो मैंने आपको बता दी है। तो कहते हैं कि कौन सी जिम्मेदारी जो है टॉप लेवल मैनेजर्स की नहीं आती, तो सुपरवाइजिंग द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो डेली बेस पर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है उसको मॉनिटर करना, ये ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ क्या आएगा, ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी।
फिर आ जाते हैं MCQ 77 की तरफ। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान इनटू स्पेसिफिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर देयर डेवलपमेंट। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव गोल सेट कर लेते हैं, तो वो फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने अंडर काम करने वाले जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनको। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं, उस पर अपने आप को जो है पहले अंडरस्टैंड करते हैं, ख़ुद को पहले जो है उस पर अपने आप को समझाते हैं, और उस पर अपने आप को समझाने के बाद फिर अपने अंडर जो काम करने वाले ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है उनको जो है फिर समझाते हैं कि ये ऑर्डर्स आपने इस तरह से अपने एम्प्लॉय से इस को करवाने हैं, इस तरीके से जो है अपने एम्प्लॉय से इसके मुताबिक जो है आपने काम लेना है। तो ये हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और जो गोल सेट किए गए होते हैं तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट से मुराद खुद भी उसको अंडरस्टैंड करते हैं और अपने अंडर काम करने वाले जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है उनको भी समझाते हैं। ठीक है। MCQ 78 which of the following is not a function of operational management। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट के फंक्शन में कौन सा फंक्शन जो है वो नहीं आता, मेकिंग डिसीजन एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट मैनेजर्स या मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ठीक है। तो फैसले करना, ठीक है, ये जो है ये फंक्शन जो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट का नहीं है, बाकी सारे है। ठीक है। कि इंश्योरेंस द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशनल प्लान्स। ठीक है। जो ऑपरेशनल प्लान है उसको लागू करना, उस पर अमल करना, और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना और फीडबैक देना, ये ऑपरेशनल मैनेजर्स का काम होता है। फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं MCQ 79 की तरफ। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंप्लाइंग विद लॉज एंड रेगुलेशन। वो कौन सी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि इस बात की इंश्योरिटी देती है, इस बात की श्योरिटी देती है, यकीन दहानी कर देती है आपको कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो लॉज और जो रेगुलेशन है उसके मुताबिक जो है अपना रोल सर अंजाम दे रही है। तो इस बात की यकीन दहानी कौन से लेवल के मैनेजर देते हैं, तो आल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है इसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। आल लेवल ऑफ मैनेजर्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखते हैं इसको। लेकिन जो हमारे साथ टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि आया काम जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किए होते हैं, उन्होंने ये प्लान सब कुछ सेट किए होते हैं। ठीक है। MCQs नंबर 80 में है, कहता है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखिए वही एक MCQs है, लेकिन मैंने इसके ये स्टेटमेंट भी इसी वजह से चेंज किए हुए हैं, बार बार मैंने स्टेटमेंट को भी इसी वजह से चेंज किए हुए हैं, ताकि अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो चेंज आ जाए तो जो मैंने डिफरेंट एक MCQs की जो स्टेटमेंट है उसको चेंज किए है, तो उसी में जो है उसके आसपास बल्कि उसी की तरह से जो स्टेटमेंट आपको आ जाए तो आपके लिए फिर उसको हल करना आसान होगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी उसको देखा होगा। ठीक है। MCQs 81 which of the following is a responsibility of middle level management। तो middle level management की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं और गाइडेंस देते हैं लो लेवल मैनेजर्स को। अभी मैंने आपको बताया कि ये पहले खुद अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अपने अंडर काम करने वाले जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है उनको गाइड करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से आपने इन गोल्स को अचीव करना है। MCQs नंबर 82 which level of management is responsible for identifying problem and finding solution to those problem। so all level of managers जो है ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हल ढूंढेंगे। ठीक है। तो ये ऑल लेवल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। MCQs नंबर 83 Which of the following is not a responsibility of operational management। तो setting organizational goal and objective ये operational management की responsibilities में नहीं आती। ठीक है। ऑप्शन डी।
MCQs 84. Which level of management is responsible for communicating the organization vision and mission to the employees? कहता है कि मंदरजेल में से वो कौन सी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि उनकी जिम्मेदारियों में ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो विजन और जो प्लान है या जो मिशन है उसको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या करे, शेयर करे, डिस्कस करे। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी ये काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी ये काम होता है और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का भी ये काम होता है। ठीक है, तो ये ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये काम करती है, लेकिन सबसे जो को मेजरली लेवल इन्वॉल्व होता है तो वो हमारे साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, वो प्लानिंग करती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स को सेट करती है। ठीक है, सो टॉप लेवल मैनेजमेंट ये हमारे साथ मेजर में आती है स्पेसिफिकली, लेकिन अगर कॉमनली आपसे पूछे एमसीक्यूज में तो फिर हमारे साथ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट आती है। ठीक है, MCQs 85. Which of the following is an example of formal structure in an organization? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हो सकता है कि 2 या 3 MCQs आपके एग्जाम में आ जाए। हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी किस्में हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक दूसरे के साथ बात करने की भी इजाज़त नहीं होती और उनको सिर्फ इतनी इजाज़त होती है कि आप लोगों ने आना है, अपने जो ड्यूटीज़ है, अपनी जो जिम्मेदारियां है उसको फुलफ़िल करके आप लोगों ने सीधा जाना है, बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की कोई इजाज़त नहीं है। तो इसको कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी है, एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है वो भी सर अंजाम देते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ और जो मैनेजर होता है उनके दरमियान भी एक ख़ास किस्म का रिलेशन होता है, ताल्लुक़ होता है, बातचीत करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कहते हैं कि मंदरजा झेल में से हमारे साथ फॉर्मल स्ट्रक्चर की कौन सी एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन में, तो चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड से मुराद ये है कि यहाँ पर क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो एक ऑर्डर को जारी करते हैं, उस ऑर्डर को जारी करने के बाद फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं अपने जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उनको। मिडिल लेवल मैनेजर उसको इंटरप्रेट करके, उसको समझ करके फिर उसको गाइड करने के उसको फॉरवर्ड कर देते हैं जो मैंने ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है, उनको दे देते हैं, उनको समझा देते हैं, उनको गाइड कर लेते हैं और ऑपरेशनल मैनेजर जो है फिर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ पर, अपने मजदूरों पर, और फिर उसके मुताबिक जो एम्प्लॉयज़ है वो काम करते हैं और इसी तरह से जो रिपोर्ट होता है वो फिर जो ऑपरेशनल मैनेजर है वो लेते हैं। ऑपरेशनल मैनेजर फिर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसको मज़ीद अंडरस्टैंड इंटरप्रेट करने के लिए जो टॉप लेवल मैनेजर है उनको फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं चेन ऑफ कमांड। MCQs 86. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर? फॉर्मल स्ट्रक्चर की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें कौन सी करेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं आती, ठीक है, जो कि फॉर्मल स्ट्रक्चर में होती है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं होती। इनफॉर्मल से मुराद ये है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो एक दूसरे के साथ गप्पे शप्पे भी लगाते हैं, एक इंटरेक्शन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो ये हमारे साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल जो है ये हमारे साथ फॉर्मल स्ट्रक्चर और इन ऑर्गेनाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन डी। MCQs number 87. Which of the following is an example of informal structure in an organization? So ग्रिप पॉइंट कम्युनिकेशन। ग्रिप पॉइंट कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? ग्रिप पॉइंट कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल फ्रेंडली माहौल होता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं और किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के दौरान। और इसी तरह से जो काम है वो भी हो रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ लोगों का एक रिलेशन भी बन जाता है, ताल्लुक भी बना रहता है, तो इसको कहते हैं ग्रिप पॉइंट कम्युनिकेशन। तो ये हमारे साथ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में आपको इस तरह की कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, MCQs 88. Which of the following is not a characteristic of informal structure? Informal स्ट्रक्चर की हमारे साथ कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है, फंक्शन नहीं है? सो फॉर्मलाइज एंड डॉक्यूमेंटेड। फॉर्मलाइज और डॉक्यूमेंटेड जो है ये हमारे साथ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं होता। ठीक है,
MCQs 89 which of the following is not a purpose of formal structure in an organization। मंदरजा झेल में से कौन सा जो है ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर के पर्पस में नहीं आता। सो फैक्टर क्रिएटिविटी, फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जो है ये हमारे साथ फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं आता, क्योंकि क्रिएटिविटी इनोवेशन से मुराद ये है जहाँ पर हर एम्प्लॉय को इजाज़त हो कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनके जहन में जितने भी आइडियाज़ आती हो तो उस पर वो अमल करे और अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इजाफा करे। तो ये हमारे साथ फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं आता, बाकी ये हमारे साथ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की फंक्शन में आता है। ठीक है, हो सकता है कि अब जो है 1 मिनट बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो मैं दोबारा से आपके साथ लिंक शेयर करूँगा, तो उसको आपने फिर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। MCQs number 90 which of the following is a limitation of formal structure in organization। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है तो इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग काम करते हैं तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। किसी किस्म की इनफ्लेक्सिबिलिटी या किसी किस्म की रियायत जो है इनके साथ नहीं होती। तो लिमिट इसकी ये है कि कैन बी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, कि हमारे साथ जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, और इनफ्लेक्सिबल किसी किस्म की रियायत उनके लिए नहीं होती फॉर्मल स्ट्रक्चर में। ठीक है। MCQs 91 which of the following is a benefit of informal structure in an organization। ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय को आज़ादी होती है कि उसके माइंड में जितने भी आइडियाज़ आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो उन प्लान्स को, उन आइडियाज़ को जो है उस पर अमल करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको मज़ीद जो है अचीव करने में आसानी पैदा कर सकते हैं। ठीक है। सो कैन फोस्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी।